फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एचबीएससी स्टूडेंट्स के लिए, यानी हरियाणा बोर्ड के क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और आपकी 3 बुक्स जो हैं, आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम, उनमें से ये बुक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से है, जो कि 11th और 12th में कॉमन बुक है। और अब की बार 2020-21 के एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे आने के, क्योंकि अभी फिलहाल के टाइम पे आपको पता है एचबीएससी ने अपना, सीबीएसई ने भी हालांकि अपना सिलेबस रिड्यूस किया है। और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और या आप यहाँ पे वीडियो देखने आ ही गए हो तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, चांसेस सीबीएसई वालों के लिए उतने ही रहेंगे जितने एचबीएससी वालों के हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं ये दोनों बोर्ड्स के अंदर ही। चलो शुरू करते हैं। तो मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 4 क्वेश्चन तो मैंने छोटे बना रखे 1 नंबर के, और जो मेन क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के, तो वो क्वेश्चन 12 हैं। और 12 क्वेश्चन में से क्योंकि 4-5 ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और इन क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास में, रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली के लिए अनिवार्य विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे आपको विशेषताएं बतानी है रेडियो की, टेलीविजन में जो भाषा और उसकी शैली होती है उसकी विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार लिख सकते हो। देखो नॉर्मल सी बातें होती है, कुछ भी आप रेडियो का कोई भी नाटक लिख रहे हो, रेडियो के लिए लिख रहे हो, वेबसाइट के लिए, टेलीविजन के लिए, जहां पे समाचार लिख रहे हो, तो वहां पे एक लाइन हमेशा आती है कि भाषा अत्यंत सरल और सहज होनी चाहिए, भाषा में प्रवाहमयता होनी चाहिए। दोनों दोनों लाइनें बस कॉमन सी है, कहीं पर भी चिपका सकते हो आप इन लाइनों को, अगर कुछ लिख रहे हो, कुछ वीडियो बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। अस्पष्ट और भ्रामक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब अब मैं आपको जो है हरियाणा वाले हैं और आपको तेलुगु में पढ़ाने लग जाऊं तो आपको समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा ना। वो बात कर रहे हैं कि हाँ, अस्पष्ट और भ्रामक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रचलित और सहज शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, एवं किंतु परंतु आदि ऐसे शब्दों की अपेक्षा और या आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। वाक्य सहज, स्पष्ट, छोटे और सीधे होने चाहिए। ये लाइन भी कॉमन है बिल्कुल, ज्यादातर पॉइंट्स के, ज्यादातर क्वेश्चंस में ये लाइन ऐड अप कर सकते हो आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, एक वाक्य में एक ही बात स्पष्ट करनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपको देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 का ही आता है ज्यादातर ये, तो इसमें से आपको मैंने काफी सारे पॉइंट लिख रखे, 4 ये पॉइंट और 4 ये, 8 पॉइंट है टोटल। 8 में से आप 6 पॉइंट भी याद कर लो, कोई भी आराम से आपके 5 नंबर आ जाएंगे। मुहावरों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाक्यों में कुछ टूटता छूटता हुआ प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 2 देखो, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की क्या भूमिका है। अब इंटरनेट जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे आके इतनी मेहनत करी, इंटरनेट का बटन दबाया, खोला, तो इसकी क्या सुविधाएं हैं, क्या योगदान है इसका जनसंचार माध्यमों में, ये बताना है आपको। सबसे ज्यादा ये 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, 24 घंटे की सुविधाएं आपको, अस्पताल की तरह ये भी। नहीं, अस्पताल बंद हो जाते, ये नहीं होते। यह सूचना के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करता है। आपको वीडियो देखनी है, फनी वीडियो देखनी, जो भी देखना है, तो मनोरंजन भी करता है। यह ज्ञान भी प्रदान करता है, जैसे आप इस वीडियो के थ्रू ले रहे हो। इंटरनेट पर एक ही क्षण में एक साथ अनेक खबरें पढ़ी जा सकती है, यानी कि वेबसाइट खोलो और बहुत सारे अखबारों को खोल के बैठ जाओ, पढ़ते रहो। इसके द्वारा कुछ ही क्षणों में घर बैठे बैठे पूरे संसार की जानकारी ली जा सकती है। इसके द्वारा खबरों का सत्यापन, पुष्टिकरण, कथा संकलन भी होता है। मतलब कई बार क्या होता है, कोई खबर है जो मतलब अफवाह बोलते हैं जिसको, वो फैल जाती है, तो उसको वेरीफाई करने के लिए उनकी जो पुरानी फुटेजेस वगैरह है, वीडियो वगैरह जो भी है, तो उसको ढूंढा जाता है। वो इंटरनेट के ऊपर मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो वो सत्यापन वगैरह भी किया जाता है। इसके द्वारा 1 सेकंड में 56 किलोबाइट अर्थात 70,000 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। अब भाई ये पॉइंट मतलब आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, क्योंकि जब ये जमाना था ना इनका 56 किलोबाइट, 56 केबी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 56 केबी यानी में हम जो है 70,000 शब्दों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे सिर्फ एक साइड में। यानी कि इनका जमाना 2G का था भाई। अब आपका 3G भी आ गया है, जिसमें आपको 500 से 200 के भी स्पीड मिली। उसके बाद अब 4G आ गया है, 2 MB, 3 MB, 5 MB तक की स्पीड मिलती है। आपका पता नहीं यार, आपके इलाके में हो सकता है इंटरनेट खराब चलता हो, बट हाँ
इतनी खराब तो स्पीड नहीं होगी आपकी कि 56 kb की स्पीड आएगी, मतलब बहुत ज्यादा है। 70,000 की बजाय अब 7 लाख से भी ऊपर जा चुके हैं ये, बहुत ज्यादा भेजे जा सकते हैं। इसके द्वारा एक खबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईमेल की सहायता से भेजा जा सकता है। अब इनकी टेक्नोलॉजी पुरानी है तो मैंने बोला ही आपको। तो अब ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये मैंने अपने पास से पॉइंट आप ऐड नहीं किए, ये बुक वालों ने लिखे, तो भाई मैं क्या करूँ अब, तो मुझे तो अब अपने पास से मॉडिफाई करने का हक है नहीं। तो हाँ, इन्होंने, मैं वैसे बताना जरूरी है क्योंकि आप लोग यार पढ़ रहे हो और आप लोग ये चीजें रट तो लोगे, लेकिन क्या आप मतलब ये वो अच्छी जो आपको नॉलेज मिलनी चाहिए वो मिल पाएगी। तो हाँ, अभी जो है फिलहाल बता देता हूँ, जो ईमेल है उस टाइम पे ईमेल आई थी 2005 में जब बुक बनी थी। तो अभी जो है फिलहाल जीमेल की सहायता से भेजे जाते हैं, और भी बहुत सारे, व्हाट्सएप चलता है, उस टाइम पे नहीं था व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं थी। तो इन चीजों की सहायता से जो है खबरें भेजी जा सकती हैं। इंस्टाग्राम भी हो गया, इंक्लूड कर लो उसको भी, यूट्यूब भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंट माध्यम में क्या क्या खामियां होती है। प्रिंट माध्यम यानी कि जो किताबें प्रिंट हो रखी हैं आपकी, या फिर कुछ भी है, अखबार वगैरह आ रहे हैं, उनमें क्या क्या खामियां होती है, क्या क्या बुराइयां बतानी आपको। तो इनमें बहुत सारी खामियां होती है। एक तो इनका सबसे बड़ा पंगा कि पढ़े लिखे लोगों के ही काम आता है, अनपढ़ के तो काम का है नहीं वो। लेखन कार्य करने वालों का शैक्षणिक ज्ञान आवश्यक है, यानी कि उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए। और लिखना, लेखन कार्य करने वाले मतलब जो लेखक वगैरह होते हैं, उनका शैक्षणिक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्या करते हैं, बहुत ऐसे शब्द डाल देते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े से। अगला पॉइंट है, तुरंत घटित घटनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती। आपको पता है अखबार जब आता है आपके आसपास, आपने कभी लिया होगा, तो पुरानी खबरें आती है, मतलब दुर्घटना मान के चलो कल हुई है, यस्टरडे को, और समाचार आज आ रहा है हमारे पास, अखबार आज आ रहा है, तो बाद में आ रहा है ना, एक दिन के बाद ये, जबकि इंटरनेट पे लाइव मिल जाता है, अभी हुआ तो अभी मिल जाएगा आपको। तो वो सीन है, ये वो बता रहे हैं कि तुरंत नहीं मिलेंगे आपको। स्पेस का ध्यान रखना पड़ता है, कई बार क्या होता है, मान के चलो ये बीच में स्पेस होता है ना, तो ये स्पेस हटा दूंगा तो स्पेस का इकट्ठा शब्द हो जाएगा आपका, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। हमें टाइप करते इसमें गलतियां सुधारनी भी पड़ती हैं, टाइप में प्रिंट की जगह प्रिंट लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने, माध्यम की जगह मामा लिख दिया, कुछ भी, जो भी जुगाड़, हम मिसप्रिंट हो जाता है, कई बार मिस टाइप हो जाता है, तो वो ठीक करके रखना पड़ता है। अगर एक शब्द बदल दिया तो पता ही आपको, जज्बात बदल जाते हैं वाक्य के। अब अगला प्रश्न देखो, 6 ककारों से आपका क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। अब 6 ककार, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरियाणा बोर्ड वालों के लिए। मैं मेरे हिसाब से जो है, मतलब ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये ज्यादातर बोर्ड में पिछले साल 2020 में, 2019 के एग्जाम में, 2018 में देखने को मिला है किसी न किसी सेट के अंदर, और 2020-21 में भी आएगा। हो सकता है किसी भी सेट में है, वो मैं नहीं बोलता कि हाँ इस सेट में आएगा, बट हाँ आने के चांसेस है इसके पूरे के पूरे। अब क्वेश्चन देखो, 6 ककारों से आपका क्या मतलब है। 6 ककार यानी कि कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, क्यों, इन्हीं को हम 6 ककार बोलते हैं। इन्हीं ककारों के आधार पर किसी घटना और समस्या विचार से संबंधित खबरें लिखी जाती है। समझे नहीं कैसे लिखी जाती है, चलो बताता हूँ आपको। इन 6 ककारों की भावनाएं क्या है ये बताता हूँ। तो कब, तो कोई भी दुर्घटना हुई, ये जो है कब मतलब कब हुआ, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, बस दुर्घटना कब हुई, ऐसे तो कब जरूरी है। कोई समाचार का पता लगाना है, कब हुई भाई, पता लगाओगे ना आप लोग, तो इसका कार्य के माध्यम से किसी घटना तथा समस्या के समय का बोध होता है। कहाँ कहाँ पर हुई, किस जगह पे हुई, पता करोगे ना वो भी। तो बस दुर्घटना कहाँ पे हुई, आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है, इसके माध्यम से किसी घटना और समस्या के स्थान का चित्रण किया जाता है, कहाँ पे हुई, कैसे हुई, मतलब वो सारी चीजें। अब कैसे की बात करते हैं, कैसे के अंदर इस प्रकार के द्वारा समाचार का विश्लेषण, वितरण तथा व्याख्या की जाती है। मतलब कैसे हुई, मतलब एक्सीडेंट हो गया तो कैसे हुआ भाई वो, तो मतलब उधर से बाइक आ रही थी, उधर से कार आ रही थी, वो सारी चीजें बताओगे ना आप लोग। क्या यह ककार भी समाचार लेखन का आधार माना जाता है। इसके द्वारा समाचार की स्वरूप रूपरेखा तैयार की जाती है। मतलब वो सारा डिजाइन क्या था, मतलब मामला क्या था, वो बात कर रहे हैं हम, आउटलुक जो बताते हैं वो चीज है ये। क्यों, इस ककार के द्वारा समाचार के विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। क्यों, ये मामला क्यों हुआ, रीजन क्या था, पीछे होता है ना वो, आपने न्यूज चैनल वगैरह देखे होंगे तो उनमें पता होता है आपको। अब 12th में आ गए यार, ये इतना नॉलेज तो होगा आपको। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, वो है कौन। इस प्रकार को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। मरा कौन, एक्सीडेंट हो गया, कौन मर गया भाई, तो ऐसे होता है ना, तो वो सीन है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं जब एक
ऐसा नहीं है कि 6 जो जितनी भी है ये सारी की सारी लिखी जाएंगी। जब समाचार मतलब बनता है, वो न्यूज बनती है, तो उसमें ज्यादातर ककारों का इस्तेमाल किया जाता है, और सब मतलब डिटेल देनी है तो सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है उनको। अगला क्वेश्चन देखो। और हाँ दोस्त, वीडियो लंबी जा रही है मेरे को पता है, बट हाँ मेरा उद्देश्य जो है आपको पढ़ाना है और आपके जो है अच्छे नंबर लाने हैं इन अभिव्यक्ति माध्यम में। और हाँ, दूसरी जो बुक्स है आपकी आरोह भाग दो, वितान भाग दो, उनके भी कोशिश कर रहा हूँ अपनाने की रिटर्न में। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जो मैंने और मतलब ऐसे ही बोर्ड पे बता दिया था बट लिखा नहीं था कुछ, तो स्टूडेंट्स को डाउट थे बहुत सारे। अब की बार मैं लिख के बना रहा हूँ ताकि आपके डाउट ना बचे, और बता देना कुछ डाउट हो तो कमेंट में। अब प्रश्न नंबर 5 देखो, विशेष लेखन किसे कहते हैं? समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। विशेष लेखन मतलब कोई खास तरीके का लिखना, उसको बोलते हैं विशेष लेखन। बस यहाँ पे बताते हैं क्या लिख रखा है, किसी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषय पर लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहते हैं। सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है ना, विशेष है, कुछ खास है। समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका, यहाँ पे विशेष लेखन देखो आजकल क्या हो रहा है, पहले तो अलग सीन था बट हाँ आजकल ये हो रहा है कि जो समाचार पत्र है ना वो विशेष लेखन में ही लिखे जाते हैं। पूरा जो समाचार पत्र है वो विशेष लेखन के हिसाब से बना दिया जाता है। अब इनके पॉइंट देखो आप एक बार जरा, कृषि, व्यापार, शिक्षा, यहाँ पे कॉमा आना था कोई बात नहीं, या फिर हो सकता है इकट्ठा भी हो, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, कानून। ये आपने देखा होगा कोई वेबसाइट होती है, देखो ऐसे तो होता नहीं, यूसी न्यूज चलाते थे या फिर कोई दूसरी वेबसाइट भी चलाई होगी, वहां पे आपने देखा होगा कि ऐसे मतलब कैटेगरी बनी होती है। शिक्षा की न्यूज पढ़नी है, हाँ जी भाई ये पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ। ऐसी स्वास्थ्य की पढ़नी है तो ये विशेष लेखन है, तो वो पोस्ट कैटेगरी वाइज हमने डाल दी है, वो सीन है ये। अब आप ये सोच के बताओ मेरे को, या फिर देखा हो तो अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि क्या आपने ऐसा देखा है कि ऊपर टाइटल मिलेंगे कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, आपको किसकी न्यूज देखनी है बता दो मेरे को पहले। तो ऐसे पूछते हैं ना वेबसाइट, मतलब आप क्लिक मार मार के जाते हो उधर, तो वो सीन है। और आज समझ गए, मतलब सब कुछ जो है विशेष लेखन में ही लिखा जाता है, क्योंकि ये जो है जो यूजर्स हैं जिनको एक पार्टिकुलर चीज देखनी होती है तो उसी पे वो देखते हैं, फालतू कुछ नहीं पढ़ते, वो सीन है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इन विषयों पर विशेष लेखन लिखे जाते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए एक अलग स्थान अथवा बॉक्स निश्चित होता है। विशेष लेखन विषय संबंधित विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं। अब न्यूज़पेपर में कैसे लिखे जाते हैं, जो अखबार आते हैं तो उनमें जो है साइड में कॉलम सा बना दिया जाता है अलग से हाईलाइट टाइप का, और जो एक्सपर्ट होते हैं बंदे उसको वही लिखते हैं उसको। अब अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है? अब ये क्वेश्चन जो है मतलब ऐसे एक चैप्टर के अंदर स्किप हो रहा था, छोड़ रहा था, मतलब वो चैप्टर जो कि सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन कुछ चैप्टर के अंदर मेरे को लग रहा था कुछ चैप्टर के अंदर इसका जिक्र आ सकता है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, क्वेश्चन को हटाया नहीं, इसको भी ऐड किया, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा दूसरे पाठों में भी इस उल्टा पिरामिड शैली का जिक्र आया है तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया, पढ़ लेना इसको भी थोड़ा। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य तथा जानकारियां दी जाती हैं तथा बाद में कम महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। मतलब जो काम है वो उल्टा कर दिया। पहले क्या होता है, पहले सस्पेंस बनाते हैं, सस्पेंस, उसके बाद में मेन जानकारी जो देनी शुरू करते हैं, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें जो है पहले जानकारी बक देते हैं सारी, बाद में मतलब बंदा भाई जो चाहिए थी जो नॉलेज वो तो मिल गई, भागो, छोड़ के भाग जाते हैं बंदे रास्ते में, तो इसलिए इसको हम उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। इसकी सूत उल्टा पिरामिड जैसी होने के कारण इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, और डायग्राम वगैरह भी दिया है बुक में। अगला प्रश्न देखो आप, नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है? नाट्य रूपांतरण होता है, नाटक वाटक बनाते हैं ना जो, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है वो पूछ रहे हैं हमसे। सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभाव को कहानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों अथवा मानसिक द्वंद्व के नाटकीय प्रस्तुति में आती है। मतलब वो जो बनाते हैं ना कहानियां, झगड़ा हो गया, कैसे इमोशंस देने, वो चीजें। पात्रों के बंधुओं को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। अब उनको जो है मतलब वो नाटक मतलब रोल प्ले करना होता है, उसमें भी दिक्कत आती है। सामानों को नाटकीय रूप प्रदान करने में समस्या आती है। जो भी चीजें हैं, सेटअप वेटअप सारा ये लगा के चलो आपको नाटक बनाना है तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी, संगीत, ध्वनि, प्रकाश, वो भी व्यवस्था करने में समस्या आती है। मतलब जो भी कुछ आपको पता है ना, जो जो काम होते हैं उन सब में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि हाँ सब कुछ तैयार मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं तैयार मिलेगा, सब कुछ तुम्हें करना है, और सब में परेशानियां आती हैं। कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। अब अगला प्रश्न देखो, कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है?
कहानी में क्या अंतर है नाटक के बीच में, तो देखते हैं। कहानी क्या होती है? कहानी एक ऐसी गद्य विधा है, आप बस देखते जाओ एक बार। गद्य विधा याद रखना, ये MC 1 मार्क्स में पूछा जाता है, कहानी कौन सी विधा के अंदर आती है? ये गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जाता है। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। कहानी कही भी जा सकती है और पढ़ी भी जा सकती है। कहानी को आरंभ, मध्य और अंत के आधार पर बांटा जाता है। कहानी में मंच, सज्जा, संगीत तथा प्रकाश का महत्व नहीं है, क्योंकि वो लिखी हुई होती है ना, तो उसको बस पढ़ा देते हैं। या फिर आपने दादा दादी ने कहानी सुनाई होगी आपको कभी, तो आपको पता होगा। बट नाटक क्या होता है? देखो, कहानी टेलीविजन पे नहीं आती, वो आजकल तो कुछ अलग ही सीन चल रहे हैं, क्या ही बोले। लेकिन हाँ, कहानी जो है वो किताबों में लिखी मिलेगी तुम्हें, कहीं पे पढ़ लिख सकते हैं बस उसको ज्यादातर। और उसमें कोई म्यूजिक वगैरह की जरूरत भी नहीं होती है, हमें वैसे ही मजा आ जाता है। जैसे आप आपके पाठ आते हैं ना, का आपकी बुक के अंदर आरो भाग 2 में दे रखे हैं गद्य भाग, तो उसमें पाठ दे रखे, वो कहानियां सी तो है, तो वैसा सीन बोल रहे हैं ये। और नाटक क्या होता है? नाटक होती है वीडियो। नाटक एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें मंच पर अभिनय किया जाता है। अब पहले तो नौटंकी करते थे, लेकिन हाँ, मेन बात यह है वीडियो बनती है, तो उसको बोलते हैं नाटक। और नाटक नाटक का तो पता ही होगा, जो नाटक है इसलिए टेलीविजनों में आते सीरियल्स वगैरह। नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक और श्रोताओं से होता है। नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक को दृश्यों में विभाजित किया जाता है। नाटक में मंच, सज्जा, संगीत और प्रकाश व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि संगीत और प्रकाश व्यवस्था, वो सारी चीजें चाहिए होंगी, क्योंकि उसके बिना नाटक व्यर्थ है। अगला प्रश्न देखो, रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? रेडियो नाटक की कहानियां। रेडियो नाटक क्या होता है? आपने कभी सुना हो तो, रेडियो के ऊपर जो है मतलब नाटक सा बनाया जाता है, ऐसे बोलते जाते हैं, मतलब देख नहीं सकते आप उसको। ये मान के चलो, आप जो है आपने एक नाटक देखा, कई सारी वीडियो देखी होंगी ना, जिसमें मतलब सब कुछ समझ में आ जाता है आपको क्या क्या सीन चल रहा है, बस आप उसको देख नहीं रहे। आप अपने फोन को वीडियो चलाई, फनी सी वीडियो को, उसको उल्टा रख दिया फोन को, और आप सुन रहे हो, बस उसमें मजा आ रहा है आपको, तो उस टाइप के नाटक को रेडियो नाटक बोलते हैं। मतलब आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, बस हाँ सुनाई सुनाई देगा। तो इसमें जो है कहानी एक घटना प्रदान न हो, ये हमें जो है बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ एक ही बात को, मतलब जैसे होता है ना, ये फिल्में होती है कि गाड़ी गाड़ी का पीछा कर रही है, वो सीन मत कर देना, नहीं तो क्या होगा पता ही आपको। फिर बंदों को थोड़ी ना पता चल रहा है कि गाड़ी गाड़ी का पीछा कर रही है, उनको तो बस सुनाई दे रहा है। अब सुनाई देने में वो पक जाएंगे और भाग जाएंगे छोड़ के, तो वो गलती मत करना। अगला होता है समय सीमा। वीडियो जो है, मतलब जो भी नाटक है, वो 15 से 30 मिनट तक होना चाहिए, ज्यादा लंबा मत खींच देना, नहीं तो भाग जाएंगे फिर भी लोग। और एक है पात्रों की सीमित संख्या। पात्र होते हैं कैरेक्टर्स, जो मतलब अलग अलग नाम के जो भी है कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, अब ज्यादा रखोगे, 5-6 से अधिक नहीं होनी चाहिए ये बोल रहे हैं। बट हाँ, अगर ज्यादा रख लोगे तो बंदे यही भूल जाएंगे कौन किसकी क्या आवाज है, तो इसीलिए उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। रेडियो नाटक की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। रेडियो नाटक की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं? पात्रों से संबंधित सभी जानकारी संवादों के माध्यम से मिलती है, मतलब जो बोलते हैं वो वाक्य बोलते हैं, उन्हीं के माध्यम से लोगों को पता चलता है कौन क्या है। पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं संवादों के द्वारा ही उजागर होती है, क्योंकि दिखाई तो कुछ देता नहीं है, तो वो जो बोलेंगे उनसे उनके व्यवहार का पता लगता है। नाटक का पूरा कथानक संवादों के ऊपर ही आधारित होता है। इसमें ध्वनि, प्रभावों और संवादों के माध्यम से ही कथा को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। संवादों के माध्यम से ही रेडियो नाटक का उद्देश्य स्पष्ट होता है। संवादों के द्वारा ही श्रोताओं को संदेश दिया जाता है। अब अगला प्रश्न देखो, दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं होती है? दृश्य श्रव्य माध्यम का मतलब है, एक तो देखो आप टेलीविजन और एक रेडियो, उनको कंपेयर कर लो, एक तरीके से वही बोल लो। इन सीमाओं को किस तरह से पूरा किया जा सकता है वो भी बताना हमको। तो दृश्य श्रव्य माध्यम में हम नाटक को अपनी आंखों से देख भी सकते हैं और पात्रों के संवादों को सुन भी सकते हैं, लेकिन श्रव्य में सुन सकते हैं खाली। दृश्य श्रव्य में हम उनके हाव भाव का पता लगा सकते हैं, उनकी दशा कैसी है, मतलब हालचाल। जब मान के चलो कोई चल रहा है सीन, उसमें किसी ने किसी को पीट दिया, वो रो रहा है, तो उससे हमें उसकी दशा का अनुमान लग सकता है, लेकिन सुनने में हमें उस जो एहसास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। अगला है इसमें पॉइंट, मंच और पात्रों के वस्त्रों और शोभा सौंदर्य को हम देख सकते हैं, इसमें सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, मतलब दिखेगा ही नहीं जब कुछ रेडियो में।
तो ये टेलीविजन और रेडियो का कंपैरिजन सिंपल सी बात है, ये इस क्वेश्चन को घुमा सकते हैं वो लोग। दृश्य श्रव्य रेडियो और टेलीविजन माध्यमों की क्या सीमाएं होती है, क्या तुलना, अंतर स्पष्ट करो, ऐसा भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें जो है दृश्य श्रव्य यानी टेलीविजन की बात करें तो उसमें जो है दृश्य तथा वातावरण को देखकर उसका आनंद उठा सकते हैं, जैसे महल वगैरह बनाते हैं या पहाड़ों में घूमने गए हैं। लेकिन इसमें ध्वनियों के माध्यम से हमें अनुमान लगाना पड़ता है क्या सीन चल रहा है उनका। अगला है इसमें पॉइंट, वो है वातावरण की सृष्टि पात्रों के संवादों से की जाती है, लेकिन समय की सूचना और पात्रों के चरित्र का उद्घाटन ही संवादों के माध्यम से होता है। उसमें जो है बहुत लिमिटेशन है, उसमें सिर्फ बातों से पता लगता है क्या चल रहा है। श्रव्य माध्यम की सीमाओं को ध्वनि माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। इसमें क्या है, हम कहीं पे कुछ दिखाना है तो दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो सीनों को, जो भी सीन चल रहा है उसको जल्दी निपटाना पड़ता है। और ये लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, उसके बाद में 1 मार्क्स के करेंगे। वीडियो मेरे को पता है यार लंबी जा रही है, बट हाँ अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो इतना तो यार करना पड़ेगा आपको। और अब तक कौन वीडियो देख रहा है अभी कमेंट करके बताओ कि हाँ मैं अभी तक देख रहा हूँ। अब प्रश्न 12 है, नए तथा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर चांसेस रहेंगे इसके आने के किसी न किसी सेट में। बाकी वैसे मैं बता देता हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोड़ किसी को भी मत जाना। 12 ही क्वेश्चन किया, बहुत मेहनत लगी इनको ढूंढने में। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको सारों को कर लेना अच्छे से अगर आपको अभिव्यक्ति और माध्यम में अच्छे नंबर चाहिए तो। अब जो है यहाँ पे कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में। तो पहला पॉइंट है, जिस विषय पर लिखना है लेखक को उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी तो क्या ही लिखेगा वो। जैसे आपने आयरन मैन की फिल्म देखी होगी, उसमें सारा सीन जो जो जैसे जैसे दिखाया गया, अगर लेखक जिसने वो कहानी लिखी है तो फिल्म लिखी है मतलब, तो उसको अगर जानकारी नहीं होती कैसे कैसे क्या करना है तो वो कुछ भी बना देते फिर तो इसलिए बोल रहे हैं कि हाँ जो जिसके ऊपर भी लिखना है उसको जानकारी होनी चाहिए। वो तो वैसे नाटक था, लेकिन हाँ कहानियां भी ऐसे ही लिखी जाती है। अगला पॉइंट है, विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। जैसे आप सोच के देखो, आपको वो बनानी है फिल्म तो कैसे बनाओगे, तो पूरा सोचना पड़ता है पहले से ही। विषय से जुड़े तथ्यों से उचित तालमेल भी होना चाहिए, मतलब लॉजिकल होनी चाहिए। वैसे भारत वालों का तो लॉजिक कभी चलता ही नहीं है, कभी पैर से ट्रेन उड़ जाती है इनकी, कभी कुछ कर लेते हैं, एक मुक्के से 10 बंदे उड़ जाते हैं। लेकिन हाँ लॉजिक होना चाहिए, जैसे एमसीयू वालों ने किया फिल्म आयरन मैन में, लॉजिक बनाया कुछ शुरुआत से और उसके बाद में वो लॉजिक चलता गया आगे से आगे, बिना लॉजिक के नहीं होना चाहिए कुछ भी। अगला पॉइंट है, विचार विषय में सुसंबद्ध तथा संगत होने चाहिए, मतलब उससे मिलते जुलते होने चाहिए विचार भी उसके। अप्रत्याशित विषयों के लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो हमें प्रत्याशित नहीं मतलब साबित वगैरह कुछ होता है, तो उसमें जो है मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। मैं जो भी हूँ मैं हूँ, ऐसे टाइप के मैं बोलते हैं ना कई बार कि मैं ये हूँ ऐसे वाले। अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेख को विषय से हटकर अपनी विद्वत्ता को प्रकट नहीं करना चाहिए, मतलब अपनी महानता के बारे में नहीं करना बताना चाहिए कि हाँ कुछ और पॉइंट बात कुछ और चल रही थी कहीं और ही पहुंच गए हम, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अब आते हैं आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, समाचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। प्रिंट माध्यम। कौन सा है, प्रिंट माध्यम। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, 15 से 30 मिनट तक। एमसीक्यू तो एमसीक्यू नहीं आते शायद, आपके 1 मार्क्स में आते हैं, तो 15 से 30 मिनट तक होती है। भारत में पहला छापाखाना कहाँ और कब खुला था, ये बहुत ज्यादा पूछा गया भाई, मतलब कसम से पता नहीं कौन सा 2018, 19 या 20, मेरे को अब ध्यान नहीं है, बट हाँ जब मैं इनको लिख रहा था ये क्वेश्चन मुझे लगभग हर साल मिला और 2-2 सेटों में आया हुआ था। ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रख लेना। पहला छापाखाना गोवा में 1556 ईस्वी में खुला था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई, 1936 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1936 को। और खत्म वीडियो। मजे आ गए होंगे वीडियो को, और हाँ ये क्वेश्चन सारे कर लेना। आप बोलोगे भाई मतलब इतनी लंबी वीडियो बनाई तो इनको पढ़ेंगे कैसे, मतलब रटना है तो बार बार वीडियो तो देखी नहीं जाएगी। तो मैं एक काम करूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये पूरा हमारी वेबसाइट है ऑफिशियल, तो ऑफिशियल वेबसाइट है ये cclchapter.com। अगर आपको लिंक विंक खोलने आते तो देख लेना, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको इजी पड़े वहां तक जाना। तो वहां से जाके आप इस आर्टिकल पे पहुंच जाओगे और आराम से इसको बैठ के पढ़ लो, लिखना है तो लिख लो, जो मन करे कर लो। बट हाँ
एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हरियाणा बोर्ड में तो गारंटीड आएंगे, बट हाँ सीबीएसई का मैं 70% बोल सकता हूँ कि इनमें से 70% क्वेश्चन आ सकते हैं, आने के चांसेस रहेंगे यार, क्या ही बोलूँ अब मैं आपको। अब प्रूफ तो कुछ दे नहीं सकता, पिछले साल मैंने आपको बताए थे, उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बताया था कि हमारे एग्जाम में आए हैं। और हाँ, आप अब की बार भी प्रिपेयर कर लेना इनको, मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में, अच्छा और इजी पड़ेगा आपको अगर क्वेश्चंस का पता है तो। चलो वीडियो खत्म करते हैं, और हाँ अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि कोई और नई वीडियो डालूं आपके टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मिस ना कर बैठो।